हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसका लास्ट और सबसे छोटा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, अभी तक हमने डेमोक्रेसी क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखी। इसमें हमने कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे। क्या देखे हमने? डेमोक्रेसी के फीचर्स। जो फीचर्स हमने डिस्कस किए वो सारे हम हमारे इंडिया के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो सारे फीचर हमारी डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, आज की तारीख में प्रिवेल करते हैं। वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, क्या हम यदि ब्रॉड सेंस में देखें तो क्या हमारा कंट्री फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है? फुल डेमोक्रेटिक। तो इसका आंसर आपकी तरफ से यस और नो क्या होगा, आप जरा सोचिए। इसका आंसर होगा नो। कैसे होगा नो? सब बोलते हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब चीजें मैंने भी बार बार आपको यही बताया। लेकिन मैं इसको आपको ब्रॉडर सेंस में बताऊं ना, तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। किस प्रकार से? देखो, जो फीचर्स बताए गए हैं ना, वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड है। जो फीचर्स हमने डिस्कस किए उसका मतलब ये हुआ कि वो मिनिमम कंडीशन और मिनिमम स्टैंडर्ड है किसी कंट्री को डेमोक्रेसी होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, ये जो स्टैंडर्ड यदि हैं तो वो अदर जो व्यवस्थाएं हैं जैसे मोनार्की, इसके अलावा क्या है आपका डिक्टेटरशिप, इसके अलावा वन पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, इन सबसे बहुत अच्छा है ये। देखो कैसे हमारा जो कंट्री है ना, उसमें वो जो डेमोक्रेसी वो किस प्रकार की है? रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। हमारी डेमोक्रेसी कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव। हमारी ही नहीं, आज वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिनके लिए ये बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, तो वो सारी कैसी हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि लोग डायरेक्ट किसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व ना होकर उनके रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कि वो इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, और वो ही उनको फिर गवर्न करते हैं। वही उनको क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। आपको समझ में आया होगा मेरा स्टेटमेंट कैसे? सिंपल वर्ड में ये है कि हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो गया तो उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी रेशियल, कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि भैया आप तो इस रिलीजन के हो, आप वोट नहीं दे सकते। सबको अधिकार है, वुमेन हो, मेन हो, जेंडर इक्वलिटी भी हम इंश्योर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एमपी हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये ही तो सारे जाकर हमें गवर्न करते हैं। एमपी जाकर कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का मेन काम है टू मेक रूल और लॉ।
यही तो सारा काम ये करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो हमने इनको चुना, तो हमारी कंट्री कैसी डेमोक्रेसी होगी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये लोग हमें गवर्न कर रहे हैं ना, पावर इनको लोगों ने दिया, लेकिन रियल में पावर एक्सरसाइज कौन कर रहे हैं? यही करते हैं ना 5 साल के लिए। लोगों ने एक बार इलेक्शन कर दिया, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो हमारी या वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आप अपने परिवार का एग्जांपल लीजिए। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, मानो A, B, C, D और E। आपके परिवार के लिए ये सारे लोग हो गए। कोई भी डिसीजन लेंगे तो सारे इन्हीं को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्या हुआ कि कोई इश्यू आया, मानो कोई भी इश्यू आया, उस पे सबको डिसीजन लेना है। अब डिसीजन इन्हीं लोगों की मत से लिया जाएगा। हो सकता है 3 लोग उसके पक्ष में हो और 2 लोग उसके विपक्ष में हो। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लोगों मेजोरिटी के हिसाब से क्या हो गया, वो इश्यू पास हो गया। लेकिन इसमें ये चीज भी देखो कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो डायरेक्ट इससे प्रभावित होंगे वो सारे हैं कि नहीं इसमें, तो ये एक्टिव डेमोक्रेसी होगी। वहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, MP लोग इन लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, तो लिमिटेशन हुई कि नहीं? तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें भी, इसके अलावा भी आप दूसरी चीज और देखें। क्लास का एग्जांपल ले लो। आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम में मानो 40 बच्चे हैं और इलेक्शन होना है मॉनिटर के लिए। मानो मॉनिटर को चुनना है, तो वोटिंग करवा लेते हैं। भाई ठीक है, वोटिंग कर लो, जिसको 21 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। हो सकता है जो जीतने वाला उम्मीदवार उसको 40 वोट मिल जाए, हो सकता है उसको 39 मिल जाए, लेकिन मिनिमम 21 तो चाहिए। अब 21 से भी कम हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? इसमें 3 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, तब भी उसमें मेजोरिटी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? 3 कैंडिडेट होंगे तो 14 वोट जिसको मिलेंगे, या उनमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ये एक कंडीशन होती है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्यों? देखो, हम परिवार पे जाते हैं तो 3 लोग किसी इश्यू के पक्ष में है और 2 नहीं है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि 3 लोग तो अपना मत रख रहे हैं और अपनी जो इच्छा है उसको सर्व कर रहे हैं, लेकिन 2 लोगों के इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं ना। तो फुल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा मत कि सारे लोग मिलकर कंसेंसस के साथ उसको पास कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ शासन कैसा है, मेजोरिटी का। मेजोरिटी से सारी चीज पास की जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, मैंने आपको ब्रॉडर सेंस में समझाया, इसको डीप में जाकर ये चीज बताई, और बाकी कुछ नहीं है। बस ये चीज यदि आप समझ गए तो डेमोक्रेसी का हम मतलब समझ गए। फिर भी इतने लिमिटेशन होने के बाद भी यदि हम कंपेयर करें कौन कौन से शासन से, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, सिंगल पार्टी सिस्टम हो, उन सब से तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि उनमें तो लिमिटेड जो रूलर हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एब्सोल्यूट पावर होता है, किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो अल्टीमेट पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, लिमिटेशन होती है। रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं उन पर बाउंडेशन होता है कि अगले फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा। कई जो एडवांस डेवलप्ड जो कंट्री हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में क्या कंसेप्ट है, जैसे एक बार रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेज दिया गया पार्लियामेंट में, तो वहां यदि इसको जिन लोगों ने चुना है वो लोग यदि इनके मत से, इनके कामों से संतुष्ट नहीं है तो रिकॉल का एक ऑप्शन होता है, वहां वापस बुला लेते हैं इनको कि भैया ठीक है, आपकी सवाई खत्म हुई, किसी दूसरे को हम चुनकर भेजेंगे। तो ये सब प्रोविजन छोटी छोटी जो कंट्री है ना वहीं इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है और इलेक्शन का बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हिंडरेंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रोविजंस है ये हमारे यहाँ हम नहीं ला सकते। तो ये मैंने आपको पूरा बताया डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसमें पॉलिटिकली क्या है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन है लोगों का, चाहे वो एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। लेकिन एक्टिवली हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन हम बोल सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये
जो मैंने समझाना चाहा वो आपको सबको समझ में आया होगा। इसकी लिमिटेशन और इसकी मेन जो ब्रॉडर सेंस में कुछ चीज़ें समझनी थी वो आपको समझ में आई होगी। तो आज हमारी ये वीडियो यहीं हम रोकेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा हो गया, छोटा वीडियो था ये। आज इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सारे कंप्लीट करेंगे और मैप पर तो हम बाद में कंसोलिडेटेड फॉर्म में कुछ देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।